Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज जो है तो ये चौथा लेक्चर है हमारा। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. हेलो। हाँ, Yes, sir. तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर है और इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है 6.7 स्ट्रेन एनर्जी। इसके पहले हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं तो हर लेक्चर में हम उसका रिवीजन करते हैं। स्टार्ट किए थे हमने सॉलिड से, उसके बाद में डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्सेस, स्ट्रेस स्ट्रेन और उनके टाइप्स हमने देखे थे। बाद में हुक्स लॉ और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 टाइप्स के मॉड्यूलस थे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस भी देखिए शॉर्ट में। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ यानी बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लो, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। इसलिए जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और हम ये लास्ट पॉइंट शुरू करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी किसे कहते हैं बोलिए? एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे हम? सिर्फ एनर्जी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे बोलिए? एनर्जी का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? क्या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? Capacity of doing. हाँ, द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क है ना, उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब यहाँ पर जो एनर्जी हम देखने वाले वो स्ट्रेन एनर्जी है और स्ट्रेन तो हमको मालूम है ना। स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन बोले, डिफाइन कीजिए स्ट्रेन को। स्ट्रेन को डिफाइन कीजिए। Change in dimensions upon original dimensions. अच्छा, वेरी गुड। चेंज इन डायमेंशन अपॉन। हाँ तो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ये स्ट्रेन है। अब आज हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? एज वी हैव सीन, when force is applied to a wire in the form of load, then it gets elongated, its length increases. So during this elongation process some work is done, and that work is done with the help of applying a load. Now whenever some work is performed, then there comes concept of potential energy generally. So here also
as wire is getting elongated with the help of a load applied, then during this elongation process, as work is done and this work is stored in the form of potential energy, and that energy is called as strain energy. जब हम क्या करते हैं, किसी वायर को लोड अप्लाई करते हैं तो वायर की लेंथ इंक्रीज होती है, elongation होता है, और वर्क जब भी परफॉर्म होगा तो वहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो elongation हो रहा है, तो यहाँ पर इस elongation के प्रोसेस में जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है, और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस एनर्जी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर स्ट्रेन एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे फॉर्मूले के। तो सबसे पहले आप स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी gained by लिख रहे थे आप, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो? Yes, sir. The elastic potential energy gained by a wire, gained, G-A-I-N-E-D, gained by a wire during elongation, gained by a wire during elongation by a stretching force, by a stretching force, by a stretching force is called as strain energy, is called as strain energy. ठीक है, लिख लिए? स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लिए सबने? कोई रिपीट कीजिए। हाँ बोलिए, क्या है? The elastic potential energy gained by a very elongating force is strain energy. हाँ, और दूसरे कोई रिपीट कीजिए एक बार। बॉयज में The से कोई elastic रिपीट कीजिए, बॉयज है potential ना? energy. हाँ हाँ, The बोलिए। elastic potential energy gained by a wire during elongation by a stretching force is called as strain energy. हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला। तो ये देखिए, यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, इस वायर की एक ओरिजिनल लेंथ है, वो है कैपिटल एल। अब इस वायर को जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें एक्सटेंशन होकर इसकी लेंथ चेंज हो गई है, और जैसा एज कंपेयर टू दिस एक्सटेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्मॉल एल है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है एलोंगेशन का, वर्क डन हो रहा है, लोड अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो जब ये लोड अप्लाई किया गया, फोर्स लोड के फॉर्म में यहाँ पर F इज इक्वल्स टू mg। तो इस वायर के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, तो पहले उस स्ट्रेस को लिख लेंगे। अब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कौन सा है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, F अपॉन A। क्या है समझ में आपके, लोड इज अप्लाइड, फोर्स जो है लोड के फॉर्म में है, वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और वो इक्वल है फोर्स अपॉन एरिया के। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेन भी प्रोड्यूस्ड हुआ, क्योंकि वायर की लेंथ चेंज हुई है,
तो जो स्ट्रेन लेंथ से रिलेटेड है उसको भी हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, और वो है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये समझ में आप लोगों के, ये पहले हम देख चुके हैं, उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस को, या यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस है ना। यंग्स मॉड्यूलस क्या है, वाई से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला भी हमने इससे पहले देखा है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में इसको हम डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है F अपॉन A, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, इसलिए ये हो जाएगा F कैपिटल L अपॉन A स्मॉल l, या फिर यहाँ से F के लिए अगर हम फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहे तो वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू YAL अपॉन L। ये देखिए, फोर्स के लिए क्या किया, यहाँ पे हमने फार्मूला ऑब्टेन किए इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, F इज इक्वल्स टू YAL अपॉन कैपिटल L। तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, या लिख लीजिए थोड़ा सा। क्या कि हमने यहाँ पर एक वायर को कंसिडर किया, कंसिडर अ वायर of original length L and cross sectional area A stretched by a force F acting along its length। फिर वायर क्या होता है, the wire gets stretched and elongation L is produced in it, the stress and the strain increase proportionately, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस, और फिर इन टर्म्स ऑफ फोर्स हमने एक फार्मूला यहाँ पे ऑब्टेन किए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2, तो 1 और 2 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। इसको आप, ये फार्मूला भी आप लिखते जाइए, क्योंकि डेरिवेशन है ये, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, और कोई स्टेप में अगर डाउट आया तो आप पूछ सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 लिख लिए सबने, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, और वहां से फोर्स के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं। अब ये जो फोर्स है, फोर्स F, ये फोर्स F लगी है L एलोंगेशन प्रोड्यूस करने के लिए। वायर के अंदर जो हमने स्मॉल l ये एलोंगेशन प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है F। अब इसमें कितना वर्क डन हुआ, हाउ मच वर्क इज डन इन एलोंगेशन L, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर जो फोर्स है वो 0 से लेके F तक इंक्रीज हुई है। पहले कोई फोर्स नहीं थी वायर पे, बाद में हमने क्या किया, उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई करे, और उसकी वजह से एलोंगेशन L प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब ये L एलोंगेशन प्रोड्यूस होने के लिए जो वर्क डन हुआ उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एलोंगेशन L है, एलोंगेशन L, इसको हम क्या करते हैं, ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये छोटे छोटे पहले इसमें एलोंगेशन हुए, यानी हमने ग्रेजुअली जो है तो लोड को इंक्रीज करे, और फिर बाद में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एलोंगेशन के लिए पर्टिकुलर लोड जब अप्लाई हो गया, वो एलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया। अब इस एलोंगेशन के प्रोसेस में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, एक पर्टिकुलर स्टेज पर एलोंगेशन स्मॉल x है
और इसके लिए हमने फोर्स अप्लाई किए हैं स्मॉल एफ। वायर का कंप्लीट एलोंगेशन तो स्मॉल एल है, लेकिन वो ग्रेजुअली हुआ है, इसलिए किसी स्टेज पर वायर के अंदर एक्स इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ और उसके लिए आपने फोर्स अप्लाई किए स्मॉल एफ। अब इस स्मॉल एफ के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे और इक्वेशन 2 को वहां पर हम यूज करें, तो बोलिए स्मॉल एफ के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। कैपिटल एफ के लिए तो वाई ए एल अपॉन एल है। यहाँ पर इलोंगेशन उस वक्त था स्मॉल एल, अब यहाँ पर इलोंगेशन है एक्स और फोर्स है स्मॉल एफ। तो इक्वेशन 2 में क्या चेंज आना चाहिए बोलिए। सर एल की जगह एक्स। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। एफ इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू वाई तो एज इट सर इज रहेगा, ए एरिया क्रॉस, हाँ एक्स हाँ, अपॉन एल। सिर्फ क्या आ जाएगा एक्स स्मॉल एक्स की, एक्स आ जाएगा, एक्स स्मॉल एल की बजाय क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ना, वाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल। ये आया समझ में आपके, ठीक है। यस सर। हाँ, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू वाई ए एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब अब और कंसिडर कीजिए कि ये तो एक्स इलोंगेशन यहाँ पे हुआ था, अब इसमें और एक छोटा सा इलोंगेशन हम करते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। पहले किसी स्टेज पर एक्स इलोंगेशन वायर में प्रोड्यूस हुआ और हम कंसिडर कर रहे हैं कि और थोड़ा सा और स्मॉल एक इलोंगेशन डेल्टा एक्स प्रोड्यूस हुआ, और उसके लिए जो वर्क डन है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो डी डब्ल्यू है। वर्क डन डी डब्ल्यू इज फॉर स्मॉल इलोंगेशन डी एक्स। तो वर्क डन का क्या फार्मूला है, वर्क का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, हाँ वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किए थे वो एफ है और स्मॉल इलोंगेशन डी एक्स है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो ये जो वर्क डन हुआ है, अब ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो वर्क डन है वो एक्सटेंशन वायर का 0 से लेके एल तक के लिए है और वो है डब्ल्यू। डी डब्ल्यू ये वर्क डन स्मॉल इलोंगेशन डी एक्स के लिए है, और कंप्लीट जो वर्क डन है वो डब्ल्यू, क्योंकि वायर का जो कंप्लीट इलोंगेशन हुआ है तो उसके लिए हमको कितना वर्क परफॉर्म हुआ वो कैलकुलेट करना है, और वो है कैपिटल डब्ल्यू, और वो इलोंगेशन 0 टू एल के लिए हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है डी डब्ल्यू, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कंप्लीट वर्क जो है यहाँ पर मालूम पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, और वो इंटीग्रेशन होगा, उसकी जो लिमिट रहेगी वो 0 टू एल रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग दैट इक्वेशन। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू L डी डब्ल्यू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डी डब्ल्यू की जो वैल्यू अभी हमने देखे वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन फाइंड कर रहे हैं इलोंगेशन एल के लिए, 0 टू एल वायर का इलोंगेशन हुआ है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये लिखे आप लोगों ने, राइट दिस इक्वेशन, लिख लिए स्टेप। यस और सर। उसके पहले की भी स्टेप्स लिखे थे ना, ये इक्वेशन भी लिख लिए थे, डी डब्ल्यू इज यस इक्वल टू वाई एक्स इंटू, हाँ ठीक है। ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप समझना भी है आपको, लिखना भी है। अब देखिए इसमें W इज इक्वल टू वाई, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, एल को भी। असल जो चेंज हो रही है वो लेंथ है, वो हमको देखना है। तो ये एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा बिटवीन लिमिट 0 टू एल।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। वैसे आप लोग मैक्सिमम तो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, और जिनका मैथ्स नहीं भी है तो भी ये बेसिक चीज़ें तो उनको मालूम होना चाहिए। ये देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx। अब 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन रहते, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम क्या करते हैं कि इनकी लिमिट्स अप्लाई करते हैं 0 टू l पहले से ही, और इंटीग्रेशन का रिजल्ट वहाँ हमको मिल जाता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है तो सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रिजल्ट हम मालूम करते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वहाँ पर लिमिट्स असाइन नहीं की जाती है, बल्कि बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 टू l के बीच में है। अभी जनरल फॉर्म के हिसाब से इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx, इसका जो आंसर आता है वो होता है x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यानी x का जो पावर है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है और इसी से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन हमको करना है, इंटीग्रेशन 0 टू l x dx, यहाँ पर x का पावर कितना है बोलिए? n हम plus जो 1. इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये x का पावर कितना है, 1 है ना, x रेज़ टू 1 है, और x रेज़ टू 1 है इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। हायर पावर्स है तो हम मेंशन करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, या अगर समझो नेगेटिव पावर है एक्स रेज़ टू माइनस 1, एक्स रेज़ टू माइनस 2, तो वो हम मेंशन करते हैं। लेकिन जनरली एक्स रेज़ टू 1 को नहीं लिखा जाता है, एक्स रेज़ टू 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब बताइए कि फिर ये इंटीग्रेशन 0 टू l x dx, इसका आंसर क्या आना चाहिए बोलिए? जनरल फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से देखिए क्या आएगा इंटीग्रेशन, रिजल्ट क्या आएगा बोलिए? आपके सामने मैंने जनरल फॉर्म भी लिखा हूँ, उस फॉर्म के हिसाब से बोलिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आना चाहिए? एक्स स्क्वायर हाँ, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। अपॉन 2। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स का पावर क्या है 1 है, तो रिजल्ट में क्या करते हैं, पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1, एक्स रेज़ टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय जो पावर है 1 प्लस 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके साथ में यहाँ पर उसके लिमिट्स भी मेंशन कर देंगे 0 और l। इसके बाद में फिर वर्क इज इक्वल्स टू, अब ये y a अपॉन l एज इट इज। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपर और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x की बजाय यहाँ पर आएगा l, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, माइनस फिर x की जगह 0 आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो w इज इक्वल्स टू y a l स्क्वायर अपॉन 2l। ये आया समझ में? क्या किया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर लिमिट वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, और जो है तो ये फाइनल रिजल्ट हमको मिला है, वर्क इज इक्वल्स टू y a l स्क्वायर अपॉन 2l। और इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूँ, ये 1/2 को एक तरफ लिख रहा हूँ, उसके साथ में अब ये y a, अब ये l स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ l मल्टीप्लाइड बाय l, है ना, l इंटू l। तो एक l को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा l जो है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इधर लिख रहा हूँ मैं। ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि 1/2 लिखने के बाद y a l स्क्वायर अपॉन l को यहाँ पर y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, और उसके बाद में इंटू स्मॉल l अलग से लिखा हूँ, क्योंकि l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? आपको समझ में आया है? ये स्टेप Yes, समझ sir. में है आपके सबके? हाँ, अब ये ऐसा यस लिखे सर। इसलिए हमने, क्योंकि ये जो, हाँ, ये जो वर्क है, अब इसको हम क्या करेंगे 1/2 एज इट इज। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, तो स्टार्ट में आपको जैसा कि याद होगा कि हमने एफ के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे,
आपको याद है, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, F इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन एल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 याद आ रही सबको? तो इसका Yes, मतलब sir. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाई ए एल अपॉन एल के लिए क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। FL. हाँ, सिर्फ F लिख सकते हैं, और ये L एज इट इज। आया समझ में? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू F इंटू एल। और यहाँ पर ये जो F है, ये F को अब इसको एक इक्वेशन नंबर दे दीजिए, ये क्या इक्वेशन 3 है ना, 3 हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ इंटू, आप चाहे तो इसको F को क्या लिख सकते हैं, लोड, है ना, क्योंकि फोर्स वाज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लोड, और L क्या हो गया, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू F इंटू एल, या फिर W इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। दोनों भी फॉर्म है ना, लिखने के हमने क्या किया, खाली फोर्स को जो कि लोड के फॉर्म में अप्लाई की गई थी, इसलिए लोड लिख दी फोर्स को, और एल क्या आई, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसको भी इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। क्या है समझ में सबके? डाउट है किसी को कोई? Yes, sir. No, sir. अब क्या होता है, दिस वर्क इन स्ट्रेचिंग द वायर, जो वर्क डन हुआ है, तो ये वर्क क्या होता है, इट इज नथिंग बट एनर्जी गेन्ड बाय द वायर ड्यूरिंग एक्सटेंशन, है ना। वायर पर क्या हुआ है, वर्क परफॉर्म हुआ है, और वो वायर के अंदर सेव रहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। दिस वर्क इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द वायर, एंड दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, दिस वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द वायर, है ना। दिस वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द वायर, and this energy is strain energy. This energy is strain energy. इसलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे strain energy. Strain energy is equals to, दोनों भी फॉर्म लिख सकते हैं आप, हाफ F इंटू एल, या आप लिख सकते हैं strain energy is equals to हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। दोनों भी फॉर्म आप लिख सकते हैं। strain energy is equals to half into F into L, या strain energy is equals to half into load into extension। अब हमको क्या करना है यहाँ से, अब strain energy पर यूनिट वॉल्यूम, इसके लिए भी फार्मूला फाइंड करना है, और strain energy पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिफरेंट फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। strain energy पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा वो भी मालूम करना है, और strain energy और यूनिट वॉल्यूम, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हमको देखना है। तो इसके लिए अब स्ट्रेन एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा ये स्ट्रेन एनर्जी है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SE। अगर इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका तो फार्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू F इंटू एल, ये स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला है। अब वॉल्यूम, वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसका जो वॉल्यूम है वो रहेगा AL, एरिया इंटू लेंथ। इससे हम क्या कर सकते हैं, उस वायर का वॉल्यूम जो है तो फाइंड कर सकते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हाफ इंटू FL अपॉन AL हो जाएगा ये। फिर इसको हम और जो है तो फिर से लिखते हैं इस फॉर्म में, हाफ इंटू, अगर मैं इसको लिखता हूँ F अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब ये जो हाफ है इंटू F अपॉन A, F अपॉन A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन। वेरी गुड। हाँ, F अपॉन A के लिए आप लिख सकते हैं स्ट्रेस, और L अपॉन L के लिए क्या लिख सकते हैं आप, Strain. स्ट्रेन। ठीक है,
तो ये एक और एक फॉर्म आ गया। कंटिन्यूशन में जो इक्वेशन आएगा वो लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 5। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर ये भी फॉर्मूला है समझो, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गया। और इसके हमको 2 फॉर्म और देखना है। तो दूसरे जो 2 फॉर्म है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको यूज करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो स्ट्रेस के लिए अगर फॉर्मूला ऑब्टेन करें तो क्या मिलेगा, y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, या फिर अगर आप स्ट्रेन के लिए फार्मूला ऑब्टेन करना चाहे इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस अपॉन वाई। ये समझ में आया आपके? हमको क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको और 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और वो इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस स्ट्रेन। इसके लिए हमने क्या किए, यहाँ पर y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू अपॉन स्ट्रेन, और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस y। अब इक्वेशन 2 में ये दोनों भी फार्मूलों को हमको बारी बारी जो है तो सब्स्टिट्यूट करके फिर से स्ट्रेन एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम, इसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स देखना है। तो स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेस के लिए यहाँ पर y इंटू स्ट्रेन है, ये फार्मूला लिख लेंगे, y इंटू स्ट्रेन, और फिर ये स्ट्रेन एज इट इज। तो अब क्या करें, हमने सिर्फ स्ट्रेस को एक्सप्रेस किए y इंटू स्ट्रेन के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब ये y एज इट इज इंटू क्या हो जाएगा, अभी स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन स्क्वायर। हाँ स्ट्रेन स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आ गया इसका, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये एक इक्वेशन आ गई 6, ये एक फार्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। एक फॉर्म हमने ये देखे हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। अब एक फॉर्म देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, अब ये स्ट्रेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब ये हाफ एज इट इज है ना। अब क्या करेंगे, स्ट्रेस को भी हम एज इट इज रहने देंगे। अब व्हाट वी कैन राइट फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन वाई। ये आ रहा आपके समझ में? देखिए हमने क्या किया, सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूले में स्ट्रेन की जगह पर, जैसा कि ये जो स्ट्रेन की जगह पर हमने क्या लिखे, स्ट्रेस अपॉन वाई। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस स्क्वायर। स्ट्रेस तो स्क्वायर। डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन, और ये 2y एज इट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला और एक आ गया यहाँ पर हमारे पास में, कि स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करें आज, स्ट्रेन एनर्जी क्या है ये देखें, और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पर हमने ऑब्टेन किए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये अब खत्म हो गया है, और अब हमको इसका इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और उसके पहले मैं कुछ एमसीक्यूज जो है तो आपके सामने रखता हूँ, आप वो एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके आंसर्स मुझे बताइए, थ्योरेटिकल पार्ट पे है बेस्ड हो। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, कल जो है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे के जो 2 लेक्चर्स है वो न्यूमेरिकल्स पे ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कल और परसों 2 दिन ये जो लॉग बुक होती है, लॉगरिथम टेबल, ये आपके साथ में रखना है। हम क्या करेंगे, आपकी मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए पहला जो एमसीक्यू है वो जो है तो आप क्या कीजिए, देखिए मैं एमसीक्यू आपको डिक्टेट करता हूँ और आप ही से उसका आंसर जो है तो पूछूंगा फिर। पहला जो एमसीक्यू है वो लिखिए आप, फर्स्ट एमसीक्यू,
चेंज इन डायमेंशंस इज नोन एज, ये फर्स्ट एमसीक्यू लिखिए आप, चेंज इन डायमेंशंस इज नोन एज, प्लीज राइट, चेंज इन डायमेंशंस इज नोन एज। अब इसकी देखिए 4 ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शन ए है डिफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशंस इज नोन एज ए डिफॉर्मेशन, पहला ऑप्शन ए है डिफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है बी फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन सी, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेन। तो अब बोलिए इसका क्या आंसर है? सर ऑप्शन ए डिफॉर्मेशन। अच्छा, डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर लेकिन देखिए पर्टिकुलर वर्ड है क्वेश्चन में, चेंज इन डायमेंशंस आया है ना, तो विथ Option D, रिस्पेक्ट टू दैट strain. आपका आंसर हाँ है ना, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किए ना डायमेंशंस, इसलिए उसके हिसाब से आंसर रहेगा क्या, स्ट्रेन। क्यों? डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन डिफॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, डायमेंशन भी चेंज हो रहे, और पर्टिकुलरली जब मेंशन किया गया है कि चेंज इन डायमेंशंस है, तो इसलिए वो स्ट्रेन से रिलेटेड है ना। क्योंकि क्या होता है एमसीक्यूज में थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं कि भाई दोनों दो टाइप के आंसर ऐसे देते कि ऐसा लगता है दोनों सही है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही आंसर सही होता है, और वहां पर आपको जज करना होता है कि वो क्या आंसर होना चाहिए, और क्वेश्चन के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में जो वर्डिंग से जो वर्ड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर वहां पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर चूंकि चेंज इन डायमेंशन स्पेशली मेंशन किया गया है, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे स्ट्रेन यही आंसर रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में सबके? अब उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, प्लीज राइट दिस MCQ, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। अब देखिए उसके ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए ए न्यूटन पर मीटर, सेकेंड ऑप्शन लिखिए न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन लिखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर पर मीटर। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर, सेकेंड न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, थर्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ न्यूटन स्क्वायर पर मीटर। बोलिए मीटर स्क्वायर। Sir, option कौन सा है, C. बोलिए। ऑप्शन सी। सी है क्या डी है? बोलिए बिल्कुल, आप वो है कॉन्फिडेंट है सी? यस सर सी। यस Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ लिखिए, द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, द कॉम्प्रेसिबिलिटी of a substance is the reciprocal of, the compressibility of a substance is the reciprocal of। अब देखिए इसके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। Bulk's यंग्स modulus. मॉडुलस, हाँ यंग्स बल्क्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। मॉडुलस, Bulk's हाँ modulus. वॉल्यूम स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्या है सही ऑप्शन? बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है, Yes, sir. ऑप्शन क्या है इसका? बी सही है, बल्क मॉड्यूलस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन बियर इज कॉल्ड, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन बियर इज कॉल्ड, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन बियर इज कॉल्ड डैश। अब इसके आगे इसके ऑप्शन देखिए, नंबर ए प्लास्टिक लिमिट, नंबर बी पॉइजन्स रेशो, सी इलास्टिक लिमिट, डी फ्रैक्चर पॉइंट। बोलिए। Elastic limit. हाँ, तो दूसरे लोग भी बोलिए, दूसरे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं।
प्लास्टिक लिमिट है, पॉइजन रेशियो है, इलास्टिक लिमिट है, फ्रैक्चर पॉइंट है, क्या होना चाहिए? सबका आंसर एक ही, इलास्टिक लिमिट का किसका? इलास्टिक लिमिट सही है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है तो एमसीक्यू देखिए, सॉलिड्स विच ब्रेक और रप्चर बिफोर द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड, सॉलिड्स विच ब्रेक और रप्चर बिफोर द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड। अब देखिए इसमें आंसर्स है, ऑप्शंस है, देखिए ब्रिटल सब्सटेंस, डक्टाइल सब्सटेंस, मेलेबल सब्सटेंस और प्लास्टिक। सर ब्रिटाइल सब्सटेंस। डक्टाइल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, डक्टाइल सब्सटेंस। मेलेबल भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। श्योर? यस सर। सब श्योर है बिल्कुल? तो क्या है ऑप्शन कौन सा? किस पे करूं? ए पर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ए। अब देखिए जब आपसे एग्जाम में ये एमसीक्यूज जो है तो जब दिए जाते हैं तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे? बोलिए, क्या मेथड है उसका आंसर को रिप्रोड्यूस करना, आंसर लिखना है? हाउ यू विल राइट आंसर ऑफ एमसीक्यू? हाँ बोलिए, बोलो। सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिख के उसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हाँ, और कभी भी क्या करना, देखिए कि एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है तो सिर्फ आप ए या बी या सी या डी ऐसा मेंशन नहीं करना, ए के साथ में उसके आगे जो जो वर्ड्स रहेंगे या जो भी कंप्लीट आंसर रहेगा उतना लिखना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए ब्रिटल सब्सटेंस भी लिखेंगे। अगर आपने सिर्फ ए लिख दिया वहाँ पे ऑप्शन ए, आंसर में आपने ए लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड पैटर्न में जो पेपर चेक किए जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलते हैं तो मार्क्स वो कंप्लीट आंसर के लिए मिलते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आपको रिप्रोड्यूस करना होता है। सिर्फ ऑप्शन अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आप खास तौर से ध्यान में रखिए। उसके बाद का लिखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डक्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डक्टाइल? नंबर ए ग्लास, नंबर बी हाई कार्बन स्टील, सी स्टील, डी कॉपर। 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 अच्छा, डक्टाइल सब्सटेंस किसे कहते हैं? क्या करते हैं डक्टाइल सब्सटेंस के हम? बोलिए, लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट था यही था। डक्टाइल सब्सटेंस की क्या स्पेशलिटी है कि उनके हम क्या कर सकते हैं? उनको वायर में, है ना, वायर के फॉर्म में इलोंगेट कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, तो उसको हम डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो कॉपर जो है ये, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट जो है, द dash is the property of a material which enables it to resist plastic deformation. Dash is the property of a material which enables it to resist plastic deformation. इसमें elasticity है, plasticity, hardness, ductility। यानी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से वो क्या करता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। यानी फोर्स अप्लाई किए तो बाद में फिर से ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। बोलिए, इलास्टिसिटी। है ना, इलास्टिसिटी। हाँ, इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। तो ये कितने हो गए? 7 एमसीक्यू हो गए। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यू है, देखिए नेक्स्ट क्या है? द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व just beyond which strain begins to increase even without increase in stress is called dash। अब इसमें देखिए ऑप्शन है इलास्टिक पॉइंट, बी है यील्ड पॉइंट, सी है ब्रेकिंग पॉइंट, डी है नेक पॉइंट। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको मैंने बताया था उसमें से, है ना। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद क्या होता है? देखिए ये फिर से आपके सामने रखता हूं मैं कि जब क्या कहा जा रहा है इसमें कि द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जस्ट बियॉन्ड विच स्ट्रेन बिगिंस टू इंक्रीज इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो ये देखिए यील्ड पॉइंट, जिसको हम यील्ड पॉइंट कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अभी ये स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी स्ट्रेन क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ पर
स्ट्रेन जो है तो इंक्रीज हो रहा है, हालांकि स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा, इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो यील्ड पॉइंट इसका आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली? बल्क मॉड्यूलस, shear मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस और डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन तो सब में होगा, लेकिन सॉलिड्स में सिर्फ क्या होगा? कौन सा Shear मॉड्यूलस modulus. सॉलिड्स में सिर्फ? हाँ, यंग्स Bulk मॉड्यूलस modulus. सिर्फ सॉलिड्स में है। Shear क्यों? modulus. वाई? Buck modulus. नहीं, सॉलिड्स में कौन सा मॉड्यूलस है? सॉलिड्स में Buck modulus. बल्क मॉड्यूलस। हाँ, बल्क मॉड्यूलस तो लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है, क्योंकि Sir, बल्क option मॉड्यूलस D. यंग्स मॉड्यूलस में। हाँ, ये ऑप्शन सी है, यंग्स मॉड्यूलस। क्यों? कि यंग्स मॉड्यूलस इज रिलेटेड विद चेंज इन लेंथ, और लेंथ ये सिर्फ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, गैसेस और लिक्विड की लेंथ नहीं होती पर्टिकुलर, इसलिए आपको सॉलिड्स में ही यंग्स मॉड्यूलस मिलता है। और लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो शेयर मॉड्यूलस, पॉइसॉन्स रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। Bulk यहाँ modulus. पर जो बल्क मॉड्यूलस है वो तीनों की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। अभी हमारा थ्योरी का पार्ट भी खत्म हो गया, एमसीक्यूज हमने देख लिए। अब रिमेनिंग 2 लेक्चर है इस चैप्टर पे, और उसमें हम दोनों लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल भी इसी तरह से जान हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आज का एक क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहे होमवर्क का, तो वो यही रहेगा, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी, obtain an expression for it, define strain energy, obtain an expression for it. Express strain energy for unit volume in different forms. वही क्वेश्चन है। सर एक बार फिर से। हाँ, define strain energy, obtain an expression for it, express strain energy for unit volume in different forms. Express strain energy for unit volume in different forms. Thank you very much.